नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के तहत तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में भाजपा को बड़ा झटका। राजीव त्यागी की पत्नी ने संबित पात्रा पर लगाया बड़ा आरोप और लखनऊ में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की उठा दी है मांग। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में भी भाजपा की उड़ सकती है नींद। जयंत पाटिल का दावा कि कई भाजपा नेता एनसीपी में वापस जाना चाहते हैं। और दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि संबित पात्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए दोस्तों, और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ, अंत तक खबर में बने रहिएगा। राजीव त्यागी की पत्नी ने वीडियो जारी कर संबित पात्रा पर लगाया आरोप। लखनऊ में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वैशाली में अपने आवास पर एक टीवी डिबेट में भाग लेने के कुछ ही देर बाद ही राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद की यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सके। 12 अगस्त 3:40 पर त्यागी ने आखिरी ट्वीट किया था कि वह शाम 5 बजे एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेंगे। राजीव त्यागी जिस टीवी डिबेट की बात कर रहे थे उनमें एक साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा बहस कर रहे थे। संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी की मांग। राजीव त्यागी के निधन के बाद उनकी पत्नी ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर राजीव त्यागी के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को जिम्मेदार बताया है। तहरीर में बीजेपी नेता संबित पात्रा सहित न्यूज चैनल के मालिक और एंकर को भी जिम्मेदार बताया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। शिकायत पत्र में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप है कि उन्होंने राजीव त्यागी पर अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया। राजीव त्यागी की पत्नी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उनके पति ने कहा था कि इन लोगों ने मुझे मार डाला। पत्नी का आरोप है कि डिबेट के दौरान राजीव त्यागी को संबित पात्रा ने जयचंद कहकर संबोधित कहा था। पत्नी ने एक वीडियो जारी कर कहा है, हमारा जो नुकसान हुआ है वह तो हुआ है, मेरे पति के आखिरी शब्द थे, इन लोगों ने मुझे मार दिया। संबित पात्रा ने मेरे पति को कहा था कि इन्हें अभी आग लगाने जाना होगा। मुझे संबित पात्रा से बात करनी है, वही हत्यारा है, क्योंकि मेरे पति ने आखिर में बोला था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, जयंत पाटिल का दावा, कई बीजेपी नेता एनसीपी में चाहते हैं घर वापसी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नेता अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौटने को तैयार हैं। महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख जयंत पाटिल ने यह दावा किया है। उन्होंने यह कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक पार्टी के संपर्क में हैं। जयंत पाटिल ने गुरुवार को कहा कि कुछ नेता जो बीजेपी में चले गए थे लेकिन विधायक नहीं बन पाए, वो अब एनसीपी में वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को पार्टी में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जयंत पाटिल ने कहा कि इनकी एक निश्चित संख्या है, हम इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर चर्चा कर रहे हैं। असल में बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के एनसीपी में दोबारा लौटने को लेकर सुगबुगाहट पिछले कई दिनों से चल रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कुछ रोज पहले दावा किया था कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गए एमएलए एनसीपी में लौटना चाहते हैं, मगर इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर जल्द फैसला कर जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले एनसीपी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब इन नेताओं की घर वापसी की रणनीति तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी शरद पवार ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को सौंपी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई को नहीं मिले सबूत। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के आरोपों को साबित करने के लिए उसे कोई सबूत नहीं मिला है। दरअसल जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस एनजे जामदार की खंडपीठ जिग्नेश शाह की कंपनी 63 मून्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एजेंसी की तरफ से एक शपथ पत्र पीठ के सामने सीबीआई के वकील हितेन वेनगावकर ने एजेंसी की तरफ से एक शपथ पत्र दाखिल किया। इसमें कंपनी की तरफ से दाखिल की गई शिकायत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भेज दी गई है।
63 मूव्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के वकील ने इस मामले को हाई प्रोफाइल साजिश बताया है और इसकी जांच कराने की गुहार लगाई है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में 3 महीने बाद की तारीख तय की है। 5 फरवरी 2019 को दर्ज कराई गई एफआईआर कंपनी की तरफ से 15 फरवरी 2019 को सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में कहा गया कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का अरबों रुपए का पेमेंट डिफॉल्ट घोटाला सामने आने पर चिदम्बरम और अन्य दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया और कंपनी को नुकसान पहुंचाया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 वैक्सीन पर बोले राहुल गांधी, टीके तक हर किसी की पहुंच हो, इसकी रणनीति अभी बनाए मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस से फैली महामारी कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारत कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाले देशों में से एक होगा, लेकिन उन्होंने इसकी समान पहुँच के लिए रणनीति बनाने की जरूरत की भी बात कही। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भारत कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाले देशों में शामिल होगा। देश को एक स्पष्ट, समावेशी और न्याय संगत रणनीति चाहिए ताकि वैक्सीन की उपलब्धता सब तक समान रूप से बनी रहे और सबकी वैक्सीन तक पहुंच हो। इसके पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना पर एक ग्राफ शेयर कर मोदी सरकार पर हमला किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। बता दें कि पिछले महीने नोवेल आइडियाज इन साइंस एंड एथिक्स ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि सरकार और संबंधित संस्थाएं इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि वैक्सीन तैयार होने पर सबसे पहले किसे दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ऐसे लोगों के समूहों की पहचान कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नियुक्त विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण ने कहा कि टीका प्राथमिकता के आधार पर पहले किन्हें मिलना चाहिए। इस विषय पर सरकार के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा की जा रही है। इस सेमिनार में नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्य वीके पॉल ने कहा था कि वैक्सीन तक पहुंच में बराबरी के सिद्धांत और मानवाधिकारों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने कहा था, हम अमीरों गरीबों का भेद नहीं होने देंगे, यह हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हम जरूरतमंदों के हिसाब से वैक्सीन पहले पाने वाले समूहों की पहचान कर रहे हैं। भारत में फिलहाल भारत बायोटेक फार्मा कंपनी अपने वैक्सीन कोवैक्सीन और जायडस कैडिला अपनी वैक्सीन ज़ायकोव-डी का ह्यूमन ट्रायल कर रही है। भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोरोना वायरस के इलाज में संभावित रूप से काम आने वाले इस टीके को तैयार किया है। जायडस कैडिला को पिछले महीने उसके कोविड-19 के टीके की ह्यूमन ट्रायल के लिए अनुमति मिली थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीपीसीएल का मुनाफा डबल, कंपनी को बेचने में जुटी है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड को जून तिमाही के नतीजों में जबरदस्त मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा ऐसे समय में हुआ है जब सरकार कंपनी को बेचने में जुटी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में सरकार को बीपीसीएल में कंपनी समूची 52.98% हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दी थी। डबल हुआ बीपीसीएल का मुनाफा। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में बीपीसीएल का मुनाफा लगभग दोगुना होकर 2076.17 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि साल भर पहले इसी तिमाही में उसे 1075.12 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। बीपीसीएल के मुताबिक भंडार में रखे कच्चे तेल पर हुए फायदे ने उसके रिफाइनिंग मार्जिन और ईंधन बिक्री में हुए नुकसान की भरपाई कर दी है। चल रही बीपीसीएल को बेचने की प्रक्रिया, आपको बता दें कि देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी बीपीसीएल के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। बीपीसीएल के लिए रुचि पत्र जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर है। यह तीसरा मौका है जब सरकार ने ईओआई जमा कराने की तारीख को आगे बढ़ाया है। ईओआई के जरिए ये मालूम होता है कि कौन कौन सी कंपनियां या निवेशक बोली लगाने को इच्छुक हैं। सरकार बेच रही पूरी हिस्सेदारी। सरकार ने बीपीसीएल में अपनी समूची हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव किया है। सरकार के पास कंपनी के 114.91 करोड़ शेयर हैं, जो कंपनी की 52.98% हिस्सेदारी के बराबर है। इसके अलावा रणनीतिक खरीदार को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी ट्रांसफर किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि इसी साल जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है। आईपीओ के जरिए एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी कम होगी। वहीं एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया भी चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तेजस्वी का बड़ा हमला, पीएम मोदी से सीएम नीतीश ने छिपाई हकीकत, सदन में झूठ बोले स्वास्थ्य मंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना संक्रमण व जाँच के संबंध में विधानसभा में झूठ बोला। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 मेडिकल कॉलेजों में जाँच की गलत बात कही। कहा कि बिहार की राजनीति में अब झूठ की सीमाएं खत्म हो गई हैं, कोरोना जांच की सच्चाई छिपाई जा रही है। मुख्यमंत्री से काफी अलग स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट। गुरुवार को तेजस्वी ने पटना में कहा कि सरकार ने जनता को तो धोखा दिया ही है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में भी गलत आंकड़ा पेश किया। उनके अनुसार आधी से अधिक जांच RT-PCR से हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार यह जाँच मात्र 10% हो रही है। विधानसभा में सच्चाई को छिपाया गया। मंगल पांडे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री की रिपोर्ट से काफी अलग है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना की जांच के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। यहां की निजी अस्पतालों में तो पहले से ही लूट मची हुई है। जांच के नाम पर केवल झूठ बोला जा रहा है। अब तो नीतीश कुमार को ट्वीट से भी परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस डबल इंजन की सरकार को कोरोना फंड से वंचित कर दिया। जो राशि राज्यों के लिए जारी की गई उसमें बिहार का नाम नहीं है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने पैसे मांगे या नहीं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बोले सीएम गहलोत, हम खुद लाएंगे विश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में तमाम सियासी उठापटक के बाद चीजें अब सामान्य होने लगी हैं। विधानसभा सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पायलट और गहलोत गुट के सभी विधायक एक साथ नजर आए। सीएम गहलोत और सचिन पायलट की भी मुलाकात हुई। वहीं बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि विधानसभा में कांग्रेस खुद विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हम विश्वास मत खुद लाएंगे। विधानसभा में विधायकों की नाराजगी पर गहलोत ने कहा, किसी भी एमएलए की शिकायत है उसे दूर करेंगे। अभी चाहे अभी मिल ले, बाद में चाहे बाद में मिल ले। बता दें कि राजस्थान में शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीजेपी की इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई, जबकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रतिनिधि ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि वो कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एकजुट होने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सचिन पायलट गुट के 2 बड़े चेहरे भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का कांग्रेस निलंबन वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी कांग्रेस के राज्य प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्विटर पर शेयर की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सबसे चर्चा करने के बाद दोनों नेताओं को पद पर वापस बहाल करने का फैसला लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में चुनाव तय, अब पार्टियों के सुझाव पर आयोग जारी करेगा एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में सुरक्षित चुनाव कराने का विकल्प तलाश रहा निर्वाचन आयोग विभिन्न दलों की राय के बाद निष्कर्ष पर पहुंच गया है। आयोग की ओर से शीघ्र ही पार्टियों के प्रचार प्रसार के तरीकों पर नया दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी है। दरअसल सभी राजनीतिक दलों से पहले आयोग ने 31 जुलाई तक राय और सुझाव देने को कहा था, लेकिन सभी दलों ने तय समय सीमा में जवाब नहीं दिया। ऐसे में आयोग समय सीमा को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया था। अब पार्टियों की राय और सुझाव की चुनाव आयोग स्क्रूटनी करने में जुटा है। इतना तय है कि आने वाले चुनावों में डिजिटल कैंपेनिंग पर ज्यादा जोर देखने को मिलेगा। करीब करीब जरूरी एडवाइजरी का मसौदा आयोग ने तैयार कर लिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर आयोग ने एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1000 तय कर दी है। पोलिंग बूथ की संख्या भी करीब 34,000 बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आयोग का दावा है कि बूथों की संख्या बढ़ाने के लिए 2020 विधानसभा चुनाव में एक बूथ पर औसत मतदाताओं की संख्या 985 से घटकर 678 रह गई है। मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर लिए हैं। शीघ्र जारी करने की तैयारी है। शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन, मास्क और ग्लव्स का मुकम्मल इंतजाम आयोग सुनिश्चित कर रहा है। कोरोना संक्रमण के डर से मतदान का आंकड़ा प्रभावित नहीं हो, इसके लिए भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। थोक में SMS, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, विज्ञापन और टीवी का सहारा आयोग लेने की प्रक्रिया तय करने में जुटा है। कोशिश है कि एक एक मतदाता को जागरूक किया जाएगा। चुनाव आयोग की टीम शीघ्र बिहार दौरे पर आने वाली है। कोरोना संक्रमण की जमीनी हकीकत और चुनाव संबंधित तैयारियों को परखने के बाद आगे के कार्यक्रमों पर आयोग निर्णय करेगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग, टीवी डिबेट में आचार संहिता लागू करने के लिए जारी हो एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आग्रह किया कि समाचार चैनलों के बहस आधारित कार्यक्रमों में शालीनता बहाल करने के मकसद से आचार संहिता लागू करने के लिए परामर्श जारी किया जाए। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखे पत्र में कहा कि चैनलों की बहस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के सिलसिले पर अंकुश लगाने और शालीनता लाने के लिए आचार संहिता का होना जरूरी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने शेरगिल के विचार का समर्थन किया। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है और सुधार की जरूरत है। गौरतलब है कि शेरगिल ने जावड़ेकर को यह पत्र उस वक्त लिखा है जब एक दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार त्यागी बुधवार शाम एक टेलीविजन चैनल के बहस आधारित कार्यक्रम में शामिल थे और इस कार्यक्रम के कुछ देर बाद ही उनको दिल का दौरा पड़ा। इसके कुछ मिनटों बाद ही गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सवाल किया, कब तक जहरीली डिबेट और विषैले प्रवक्ता संयम और सादगी की जबान की जान लेते रहेंगे? कब तक विभाजन का जहर इस देश की आत्मा को लीलता रहेगा? कब तक? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का तंज, ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति कैसे कहेंगे? जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस बार फिर राहुल गांधी ने इसके लिए देश में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को मुद्दा बनाया है। गुरुवार शाम को राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ भयावह होता जा रहा है, न कि सपाट हो रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा है, अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे? गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले भी कोरोना के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में 20 सेकंड का एक वीडियो भी ट्वीट किया है। उस वीडियो में तारीख के साथ साथ कोरोना केसों की बढ़ती संख्या को ग्राफ के जरिए दिखाया गया है। ग्राफ में भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्राजील का भी कोरोना ग्राफ दिखाया गया है। राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है, जबकि ब्राजील और अमेरिका का कोरोना ग्राफ घटता और बढ़ता नजर आता है। इस कोरोना ग्राफ के जरिए राहुल गांधी पीएम मोदी के उस बयान पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से कोरोना के मामलों में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी की पीएम मोदी को कड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार जो भी नीति लाती है उसे देश हित में बताती है, लेकिन अक्सर उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 ड्राफ्ट को लेकर भी हर ओर आलोचना हो रही है। जहां पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था, वहीं अब सोनिया गांधी भी सरकार पर जमकर बरस रही हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 ड्राफ्ट का लगातार विरोध किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों से लेकर पर्यावरण का मुद्दा उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे पर्यावरण के हित में नहीं बल्कि मोदी सरकार के हित में बताया है। इस विरोध के बावजूद सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेगी। हाल ही के वक्त में दुनिया महामारी का सामना कर रही है। ये संकट मानव को एक नई सीख देता है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। सोनिया ने लिखा कि हमारे देश ने विकास की रेस के लिए पर्यावरण की बलि दी है, लेकिन इसकी भी एक सीमा तय होनी चाहिए। पिछले 6 साल में इस सरकार का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है जिसमें पर्यावरण को लेकर रक्षा करने का विचार नहीं है। आज दुनिया में इस मामले में काफी पीछे हैं। महामारी के कारण सरकार को विचार करना चाहिए था, लेकिन इसे अनदेखा किया जा रहा है। सोनिया गांधी के तीखे सुर यहीं शांत नहीं हुए। उन्होंने सीधा पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि बतौर गुजरात के सीएम से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड पर्यावरण को लेकर खराब रहा है। अब भी सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर नियमों को जाड़ रही है। पर्यावरण के मसले पर न सिर्फ सोनिया गांधी सरकार को घेर रही हैं, बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी को सूट बूट वाली सरकार तक बता दिया था, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। केंद्र ने ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके तहत जो भी विकास परियोजनाएं लागू होने वाली होती हैं, उनका पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, इस हानि को कम करने के क्या उपाय हैं, इन सब के बारे में सुझाव देने के लिए EIA का गठन किया गया है। EIA की शर्तों को पूरा करने के बाद ही पर्यावरण मंत्रालय विकास परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगाता है। इस ड्राफ्ट पर सरकार की आलोचना की जा रही है। अब देखना होगा कि
कि सोनिया गांधी के संदेश से क्या सरकार मानती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी स्तर की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के रुख और अरब सागर से नमी के साथ दक्षिण पूर्वी हवाओं की अगले 2 दिन तक जारी रहने की संभावना है, जिससे देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने कहा कि उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों गुजरात, गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और भारत के मध्य भागों में भी अगले 4 से 5 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने कहा गुजरात में अगले 2 दिन के दौरान और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।